हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। तो पिछले वीडियो में हमने टैली के सभी ग्रुप लगभग क्लियर कर लिए थे जितने केस स्टडी 1 में हमारे यूज़ के होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वाउचर, और टाइप्स ऑफ वाउचर पढ़ने के साथ साथ में हमने जो पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज दी थी उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ में हम वाउचर भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वाउचर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेबिट आपका क्या होगा, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज़ 8 लाख, यानी मिस्टर वर्मा जो है उन्होंने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर डेबिट आपका क्या हो जाएगा, कैश। क्यों? क्योंकि बिजनेस को क्या है, कैश मिल रहा है। और क्रेडिट यहाँ पर आपका क्या होगा, क्रेडिट यहाँ पर होंगे मिस्टर श्याम वर्मा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे आपके मिस्टर श्याम वर्मा। और यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, यहाँ पर लेजर आपका बनेगा, यहाँ पर लेजर बनेगा श्याम वर्मा का, श्याम वर्मा ये। और ये अंडर किसके जाएगा पता चल चुका होगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर जाएगा, क्योंकि हम पीछे ग्रुप पढ़ चुके हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एक लास्ट चीज़ बचती है फाइनल, जो है वाउचर। अब यहाँ पर वाउचर क्या होगा, तो देखिए जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर बताना पड़ता है कि कौन से वाउचर पर एंट्री कर रहे हो, फिर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, लेजर किसका बनेगा और अंडर किसका बनेगा। ये जब 5 चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो हम टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो अब लास्ट हमारा बचा है वाउचर पता करना। तो वाउचर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर आप 4 वाउचर आपको सिर्फ पढ़ने हैं, क्योंकि कैश स्टडी 1 में आपके 4 ही वाउचर भी यूज़ होंगे, इसलिए 4 पहले पढ़ने हैं और बाकी जब हम सेकंड बुक में पहुँचेंगे यानी कैश स्टडी 2 में तो हम आगे के वाउचर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाउचर है कंट्रा वाउचर, फिर पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर। देखिए वाउचर जो होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं कैश पर। कैश पर मतलब कि जो एंट्री होती हैं, कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो नगद होती हैं, कुछ एंट्री उधार होती हैं और कुछ एंट्रियों में बैंक से लेन देन होता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये वाउचर डिसाइड करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैसा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या पैसा प्राप्त हो रहा है यानी मिल रहा है, या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पैसा मिल रहा है, यानी कि हम प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को तो पैसा प्राप्त हो रहा है ना, श्याम वर्मा दे रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस को तो पैसा प्राप्त हो रहा है यानी कि रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वाउचर पढ़ें तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है चारों वाउचर की। तो पहला वाउचर है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर हम कब यूज करते हैं, तो जो खाते कैश या बैंक से संबंधित होते हैं, यानी कि जब बैंक में रुपया जमा किया जाए या फिर निकाला जाए। यानी हम एक लाइन में कहें तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बैंक में पैसा जमा करें या फिर निकालें, दोनों कंडीशन में। अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तब भी कंट्रा वाउचर यूज करेंगे, और अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तब भी कंट्रा वाउचर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रा वाउचर को वहीं पर इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 2 टाइप्स की एंट्रियों में, बैंक में पैसा जमा करें या फिर निकालें। इसके अलावा कंट्रा वाउचर और कहीं भी हम नहीं लगाएंगे। तो कंट्रा वाउचर तो क्लियर हो गया कि जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे या जमा करेंगे तो कंट्रा वाउचर लगा लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब पेमेंट वाउचर कब यूज करेंगे, तो पेमेंट वाउचर हम तब यूज करेंगे जब किसी व्यक्ति को कैश में या फिर चेक के रूप में भुगतान करें। यानी कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कैसा भी पेमेंट कर रहे हो सकता है कि हमने उससे कंप्यूटर खरीदा हो, पेमेंट कर रहे हो, या फिर हम रेंट हम पे कर रहे हो, या फिर हम सैलरी पे कर रहे हो, या फिर उससे हमने कभी उधार लिया होगा तो उसको उधार हम पे कर रहे हैं, मतलब चुका रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हमारे पास से जो पैसा है यानी कैश है अगर वो जा रहा है या फिर हम चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, कुल मिला के अगर पेमेंट कर रहे हैं, कैसा भी पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से रिसिप्ट वाउचर में क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर में जब हम पैसा प्राप्त करेंगे यानी रिसीव करेंगे। देखिए रिसीव अलग चीज़ है, रिसीव यानी प्राप्त करना, और ये आपका रिसिप्ट है, रिसिप्ट यानी रिसिप्ट वाउचर। तो एक्चुअली रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब पैसा रिसीव होता है। आई थिंक समझ के होंगे रिसीव और रिसिप्ट में अंतर। तो जब किसी के द्वारा धन या कमीशन यानी कि जब कैश या मतलब इनकम हमारी होती है, देखिए जब इनकम होगी तो क्या होगा, पैसा आएगा, या कि कुछ और भी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर पैसा आता है। जैसे भी बिजनेस ही स्टार्ट हुआ, तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो पैसा बिजनेस के पास आ रहा है ना, यानी रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाउचर लगेगा, रिसिप्ट वाउचर लगेगा। तो रिसिप्ट वाउचर तब लगता है जब हमें कैश या चेक मिलता है यानी प्राप्त होता है। और उसके बाद लास्ट में है आपका जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर कब यूज़ करते हैं, जब बात उधार की होती है, जब बात उधार की होती है।
तो जब बात उधार की होती है, चाहे वह उधार दिया गया हो या फिर लिया गया हो, ध्यान रखना है, अगर हम उधार दे रहे हो या ले रहे हो, दोनों ही कंडीशन में जर्नल वाउचर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जर्नल है, जनरल नहीं है। जनरल मीन्स होता है साधारण, जो कि जी से स्टार्ट होता है, वो जनरल अलग है, और ये आपका जर्नल वाउचर है। नॉर्मली बाकी जो एंट्री बचती हैं वो सब जर्नल वाउचर पे ही की जाती हैं, जैसे उधार दिया या फिर लिया। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो ट्रांजैक्शन कितनी तरीके से किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन 3 तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, हम कैश से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, या तो हम पैसा देंगे या फिर हम पैसा लेंगे, तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश के जरिए। दूसरे तरीके से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं चेक द्वारा, यानी हम चेक से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम अपना चेक काट के किसी को पेमेंट कर दें या फिर कोई हमें चेक दे जाए, तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन चेक के जरिए होता है। और तीसरा, हम उधार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने माल उधार खरीद लिया तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन कैसे हुआ, उधार। तो अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन 3 तरीके से कर सकते हैं, और 3 तरीके से जो ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर हम ये 3 वाउचर लगाते हैं। पेमेंट वाउचर, जब पेमेंट करते हैं किसी को, पेमेंट यानी पैसा हम देते हैं तो पेमेंट वाउचर, और रिसिप्ट तब जब हम प्राप्त करते हैं, और जर्नल तब जब हम उधार किसी से खरीदते या बेचते हैं, यानी कि उधार हम किसी को पैसा देते हैं या फिर उसे लेते हैं। और कंट्रा वाउचर जब बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। तो आई थिंक ये 4 वाउचर क्लियर हो चुके होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाउचर लगेगा। तो यहाँ पर कैश जो है ये बिजनेस को प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर वाउचर कौन सा हो जाएगा, आपका रिसिप्ट हो जाएगा, रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर शॉर्ट की आप देखेंगे, ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर शॉर्टकट की लिखी हुई है, देखिए ये देखिए रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की क्या है, F6। तो अब ये F6 क्या है, तो ये F6 एक्चुअली रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की है। जब हम टैली पर काम करेंगे तो टैली में रिसिप्ट वाउचर को लगाने के लिए हम शॉर्टकट की F6 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर रिसिप्ट वाउचर लग जाएगा। इसी तरह से कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 है, पेमेंट की F5 है, और रिसिप्ट की F6 और जर्नल की F7 है। और बाकी यहाँ पर सेल्स वाउचर F8। जब सेल्स, ये तब हम देखेंगे जब कैश स्टडी 2 पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर परचेज और सेल आएगा तो वहाँ पर ये सभी वाउचरों का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम वाउचर समझ चुके हैं, और बाकी जो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी हम जब एंट्री सॉल्व करवाएंगे तो ये समझ जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने एक्सरसाइज दी थी, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीटली ये सॉल्व हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट क्या होगा, यहाँ पर मिस्टर ओमा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI, डिपॉजिट कैश ₹5 लाख। यहाँ पर 5 लाख रुपए, सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया, तो डेबिट हो जाएगा आपका SBI बैंक। ये क्वेश्चन डेबिट क्रेडिट तो आप अच्छे से निकालना समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेजर किसका बनेगा, बैंक का, क्योंकि ये पहली बार आ रही है, तो लेजर बनेगा आपका SBI बैंक का। और ये अंडर किसके जाएगा, ये अंडर आपका जाएगा बैंक अकाउंट के। आपको पता होगा सेकेंडरी ग्रुप है एक बैंक अकाउंट, सभी प्रकार की जो बैंक होती हैं वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही उसके खाते खोले जाते हैं। अब यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका वाउचर होगा कंट्रा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब भी हम बैंक से लेन देन करते हैं तो कंट्रा वाउचर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, तो बैंक से ही तो लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका वाउचर हो जाएगा कंट्रा, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ताकि ये जो शॉर्टकट की है आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी, याद नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर ओमा परचेज और स्टेशनरी इन कैश ₹2000। तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका स्टेशनरी, डेबिट हो जाएगा आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेज ये हम अपनी तरफ से लगा देंगे। सामने यहाँ पर अमाउंट लिखना जरूरी है, हम भूल जाते हैं। क्रेडिट में आपका यहाँ पर हो जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी जो है वो नगद खरीदी गई है और हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट कैश। लेजर किसका बनेगा, तो लेजर आपको पता चल चुका होगा, स्टेशनरी का बनेगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेज का बनेगा। और अंडर किसके जाएगा, अंडर यहाँ पर आपका जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंडर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेज जो है ये खर्चा है, और किस टाइप का खर्चा है, ये आपका इनडायरेक्ट खर्चा है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर वाउचर आपका कौन सा होगा, पेमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट। जब हम स्टेशनरी खरीदेंगे तो पैसा भुगतान करेंगे ना, तो क्या होगा, वाउचर पेमेंट हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट की क्या है, F5 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मिस्टर ओमा परचेज द फॉलोइंग असेट्स फ्रॉम राज ट्रेवल्स हाउस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर उधार खरीदा गया है, लेकिन ये 3 आइटम खरीदे गए हैं, तो यहाँ पर आपका ये डेबिट हो जाएगा, ये भी आपका डेबिट होगा, और ये भी आपका डेबिट होगा। यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्रेडिट आपका होगा राज फर्नीचर हाउस। क्रेडिट क्या हो गया, राज फर्नीचर हाउस। इन तीनों को हम टोटल कर देंगे, और इन तीनों का जो टोटल आएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 1 8 और 6
14,200 रुपये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पर आपके तीनों के बनेंगे क्योंकि ये तीनों ही पहली बार आ रहे हैं। लेजर आपके ये तीनों के बन जाएंगे इस तरह से। तो लेजर जब तीनों के बनेंगे तो अंडर किसके होगा, अंडर किसके जाएगा, तो ये अंडर आपका किसके जाएगा, अंडर जाएगा फिक्स्ड असेट्स के। क्यों, क्योंकि ये सारी स्थायी संपत्तियां ही हैं। तो अंडर किसके जाएगा आपका ये फिक्स्ड असेट्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अंडर फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये तीनों ही स्थायी संपत्ति हैं। और यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, और यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर उधार हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑन क्रेडिट यानी कि उधार। तो यहाँ पर वाउचर आपका हो जाएगा जर्नल, क्या हो जाएगा, जर्नल वाउचर हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट की होती है F7। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा यहाँ पर जनरल वाउचर क्यों होगा, क्योंकि जब हम उधार खरीदते या बेचते हैं तो वाउचर जर्नल होता है। और इन सभी की प्रैक्टिस आप जितनी बेहतर तरीके से करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होंगी। ये हम कई बार कह चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने 22,500 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। तो यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट आपका हो जाएगा कंप्यूटर, डेबिट क्या हो जाएगा कंप्यूटर। और क्रेडिट आपका क्या होगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश। यहाँ पर सामने अमाउंट डाल देंगे। और उसके बाद लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पर आपका बन जाएगा कंप्यूटर का, लेजर कंप्यूटर का बनेगा। और अंडर किसके जाएगा, ये अंडर आपका जाएगा फिक्स्ड असेट्स, क्योंकि ये भी तो स्थायी संपत्ति है, फिक्स्ड असेट्स के अंडर जाएगा। वाउचर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर वाउचर होगा पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नगद खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा हो जाएगा, पेमेंट, शॉर्ट की F5। मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फ्रॉम ₹3,000 पर मंथ। यहाँ पर देखिए हमने ये क्वेश्चन आपको पहले भी समझा चुके हैं। यहाँ पर ये इतने क्वेश्चन में क्या की गई है, यहाँ तक सिर्फ बात की गई है, तो इसकी तो एंट्री करनी ही नहीं है। और आगे यहाँ पर पेमेंट किया गया 50,000 रुपये का। तो डेबिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। डेबिट आपका क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट आपका क्या होगा, क्रेडिट यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, चेक द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा आपका SBI बैंक, SBI बैंक। और लेजर किसका बनेगा, लेजर यहाँ पर देखिए बैंक का तो बनेगा नहीं क्योंकि पीछे बन चुका है। यहाँ पर लेजर बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। और ये अंडर किसके जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 50,000 रुपये एक मतलब किराए के लिए ऑफिस ले रहे हैं, जिसके बदले 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं। तो वो जो सिक्योरिटी है वो क्या है, हमारी संपत्ति है। क्यों, क्योंकि जब भी हम उसका जो ऑफिस है वो छोड़ेंगे, किराए मतलब वहाँ से हम हटेंगे, तो जो हमने 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा की है ये हमको वापस मिल जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है, जमा की हुई संपत्ति है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये हमारी जमा की हुई संपत्ति है। और इसके लिए यहाँ पर टैली में ग्रुप आपको ऊपर दिया गया है, आपने अगर पढ़ा होगा, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये डिपॉजिट असेट्स। तो डिपॉजिट असेट्स ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है। और इस ग्रुप में हम किसको रखते हैं, जो पैसा हम जमा करते हैं दूसरे के पास, यानी डिपॉजिट असेट्स ये संपत्ति है। तो यहाँ पर ये अंडर किसके चला जाएगा, डिपॉजिट। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर अगला है वाउचर कौन सा होगा, तो यहाँ पर वाउचर क्या होगा, पेमेंट, क्योंकि हम कर तो भुगतान ही रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं ना कुल मिला के। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक द्वारा। तो यहाँ पर वाउचर आपका कौन सा होगा, पेमेंट, यानी F5। आगे बढ़ते हैं। अगला मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस्टर रितु। देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को समझाया था आपको, यहाँ पर सिर्फ बात की गई है। यहाँ पर रितु शर्मा और प्रमोद अग्रवाल को यहाँ पर वर्क एम्प्लॉय के तौर पे यहाँ पर रखा गया है और उनकी सैलरी बताई गई है कि सैलरी कितनी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ब्लैंक छोड़ देना है, नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा ने 2500 रुपये का स्टेशनरी खरीदा है। किससे खरीदा है, मोहन पेपर हाउस से ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदी है। तो यहाँ पर आपका होगा तो डेबिट क्या, स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी क्या है, खरीदी है, यानी कि ये आपका एक्सपेंसेज है। और एक्सपेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, डेबिट होते हैं हमेशा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा आपका, मोहन पेपर हाउस, मोहन पेपर हाउस। तो यहाँ पर ये आपका मोहन पेपर हाउस क्रेडिट हो जाएगा। लेजर किसका बनेगा बताइए, लेजर देखिए यहाँ पर स्टेशनरी का तो बनेगा नहीं क्योंकि हम पीछे बना के आए हैं। तो यहाँ पर लेजर बनेगा आपका मोहन का, क्योंकि मोहन पहली बार आया है, मोहन पेपर हाउस, ये आपका लेजर बन जाएगा। और अंडर किसके जाएगा,
ये आपका अंडर किसके जाएगा, मोहन पेपर हाउस। तो मोहन पेपर हाउस से हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं ना, तो इसके लिए कौन सा ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ये करंट लायबिलिटीज के अंदर है, सन्ड्री क्रेडिटर एक सेकेंडरी ग्रुप है, और इसमें हम किसको रखते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं। तो यहाँ पर हम मोहन पेपर हाउस से उधार ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे। तो अंडर किसके जाएगा आपका, ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। और वाउचर कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये उधार एंट्री हो रही है ना, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर वाउचर कौन सा होगा, जर्नल, शॉर्ट की क्या है, F7। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या किया गया है, 50,000 रुपये बैंक में जमा किया गया है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने डिपॉजिट किया है 50,000 रुपये इंटू बैंक, 50,000 रुपये बैंक में जमा किया। तो डेबिट आपका क्या हो जाएगा, HDFC डेबिट हो जाएगा आपका, सॉरी HDFC बैंक नहीं है, यहाँ पर आपका SBI बैंक होगा। ये आपका हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा आपका, कैश, क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, कैश। लेजर किसका बनेगा, लेजर यहाँ पर आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लेजर आपका किसी का नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कैश का पहले से बना होता है और बैंक का लेजर हम पीछे बना के आए। तो यहाँ पर जब लेजर नहीं होगा तो आपका अंडर भी नहीं होगा, आपका वाउचर होगा। ध्यान रखना है, तीन चीज़ें तो होंगी, डेबिट, क्रेडिट और वाउचर, ये तीन चीज़ें हर क्वेश्चन में होंगी। तो यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, कंट्रा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक से लेन देन कर रहे हैं, शॉर्टकट की F4। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा पेड कैश ₹1,200 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस यानी खर्चा हुआ है, तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका, खर्चा यानी ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका हो जाएगा डेबिट। और अमाउंट लिखना भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर नोट करें। क्रेडिट में क्या है, कैश, क्रेडिट में क्या है, कैश। लेजर किसका बनेगा, लेजर यहाँ पर आपका बनेगा ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर बन जाएगा। और अंडर किसके जाएगा, अंडर किसके जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि सभी खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत जाते हैं। और यहाँ पर वाउचर क्या होगा, वाउचर यहाँ पर आपका होगा पेमेंट, क्योंकि हमने क्या किया, पेमेंट ही तो किया, खर्चा भले किया हो लेकिन किया तो कुल मिला के पेमेंट ही, पैसा हमारे पास से गया। क्रेडिट कैश यानी पैसा गया, वाउचर पेमेंट लग जाएगा। उसके बाद मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ₹4,500 फ्रॉम सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो इस क्वेश्चन को हमने समझाया था, यहाँ पर कुल मिला के फाइनल कहें तो क्या हुआ है, मिस्टर वर्मा ने 4,500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है उधार, किससे, सुकुन ऑफसेट से। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के रखा गया है। हमने बोला था मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल, मिस्टर वर्मा ने बिल प्राप्त किया। बिल हम क्यों प्राप्त करेंगे, जाहिर सी बात है कि हमने कुछ खरीदा होगा, उधार खरीदा होगा, तभी तो बिल मिलेगा। तो यहाँ पर 4,500 का बिल मिला है, किससे मिला है, सुकुन ऑफसेट से मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि हमने स्टेशनरी खरीदी थी। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, डेबिट क्या होगा आपका, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होंगे सुकुन ऑफसेट, क्रेडिट क्या होंगे, सुकुन ऑफसेट, ये हो गए। और लेजर यहाँ पर किसका बनेगा, स्टेशनरी यहाँ पर कई बार खरीदी गई है तो इसलिए यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर तो बनेगा नहीं। लेजर किसका बनेगा, यहाँ पर सुकुन का बनेगा। सुकुन ये पहली बार आए हैं इसलिए सुकुन का लेजर बनेगा, सुकुन ऑफसेट। और ये अंडर किसके जाएंगे, तो ये अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के ही, क्योंकि इनसे भी तो हम उधार ही खरीद रहे हैं, इनसे क्या कर रहे हैं हम, उधार खरीद रहे हैं। और वाउचर कौन सा होगा, पता चल गया होगा आपको, वाउचर कौन सा होगा, जर्नल, F7। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर सुकुन ऑफसेट, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, वाउचर जर्नल। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश 4,500 फॉर पर्सनल यूज। तो डेबिट क्या होगा आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसलिए यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा आपका, विड्रॉ, डेबिट क्या हो जाएगा, विड्रॉ। क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश। और लेजर किसका बनेगा, लेजर यहाँ पर आपका बनेगा विड्रॉ का। और अंडर किसके जाएगा, ये अंडर किसके जाएगा आपका, अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, किसके, कैपिटल अकाउंट। और वाउचर कौन सा होगा यहाँ पर, देखिए वाउचर पेमेंट होगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिजनेस पेमेंट ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, पेमेंट होगा। तो यहाँ पर इस सीरीज एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वाउचर आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने एक्सरसाइज की थी और आपके क्वेश्चन सही हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझिए कि हम नहीं कर पाएंगे, अभी तो बस स्टार्टिंग थी। अब इसके बाद हम जब पूरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे वहाँ पर आपको फिर से एक्सरसाइज मिलेंगी और वो एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि हम डेबिट और क्रेडिट कहाँ से निकालेंगे, लेजर, अंडर और वाउचर कहाँ से निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है वो कहाँ से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन से क्या करना होता है, क्वेश्चन से हमें अकाउंट निकालने होते हैं, और अकाउंट निकालने के बाद हमें पता करना होता है कि वो पर्सनल अकाउंट होगा या फिर रियल अकाउंट होगा या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा।
और उसके बाद में हम इन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रूल के तहत यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट निकाल देते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ से हम डेबिट क्रेडिट निकालने के बाद में और टैली ग्रुप में यहाँ से हम अंडर पता करते हैं कि अंडर किसके जाएगा। और जो लेजर होता है तो लेजर के लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है। लेजर के लिए सिंपल सा एक रूल है कि जिसका लेजर नहीं बना है यानी जो फर्स्ट टाइम आया है उसका लेजर क्रिएट कर देना है। और जब आप लेजर बनाएंगे तो अंडर भी डिसाइड करेंगे कि अंडर किसके जाएगा। तो वो अंडर किसके जाएगा वो आप टैली के जो ग्रुप हैं इनसे पता करेंगे। और यहाँ पर टैली के जो ग्रुप हैं टोटल 28 है, जिसमें से अभी कैश स्टडी 1 में आपके सिर्फ 12 या 13 ग्रुप ही यूज में आएंगे। उन सभी ग्रुप को हम अच्छे से पिछले वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं, उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो बचे हैं वो हम आगे धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे जब इनका यूज पड़ेगा। तो ये आपके सारे ग्रुप की जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाउचर में यहाँ पर सभी वाउचर अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 वाउचर पढ़ ले, उसके बाद में बाकी के वाउचर कैश स्टडी 2 में पढ़ेंगे। तो वाउचर भी हमने कंप्लीट समझा दिए। वाउचर के बाद यहाँ पर वाउचर की डेफिनेशन दी गई है। वाउचर के बाद यहाँ पर अब आगे है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है इसमें हमने बताया था कल ही कि यहाँ पर ये कोई रूल नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए कि अकाउंटिंग लाइन में किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता दें तो नॉर्मली इनकम जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम, लेकिन अकाउंटिंग में क्या उसको बोला जाता है, रेवेन्यू बोला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर किस चीज़ को क्या बोला जाता है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ऑनर क्या होता है। तो वैसे तो हमें पता है कि ऑनर यानी मालिक, बिजनेस का जो बिजनेस में जो पूंजी लगाता है वो ऑनर होता है। लेकिन किसी भी बिजनेस के जो ऑनर होते हैं वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर ऑनर 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर ऑनर 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और जब ऑनर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नीचे बताया गया। तो बिजनेस का जो मालिक होता है अगर 1 होता है तो उसको प्रोप्राइटर कहा जाता है, और अगर 2 या 2 से अधिक होते हैं, मतलब 3, 4, 5 होते हैं तो उसको पार्टनर भी कहते हैं। और जब पूरा एक ग्रुप होता है कंप्लीट कई लोगों का तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर में क्या होता है, शेयर होल्डर टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। शेयर होल्डर के बारे में आपको हम अगली वीडियो में समझा देंगे। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तभी बताएंगे, आप लोग कमेंट नहीं करते। जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं कमेंट कर दिया करें, जो समझ में आया नहीं आया जो भी है आप कमेंट कर दिया करें। समझ में आ गया तो आप बता दिया करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो भी बता दें। फिर यहाँ पर कैपिटल क्या होता है, तो देखिए ये जो कैपिटल है ये बता रहा है कि कैपिटल होता क्या है। जैसे पूंजी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग यानी आहरण, जब बिजनेस से पैसा लिया जाता है। गुड्स यानी माल, जो माल होता है हमारा जिसको खरीदते बेचते हैं वो उसको गुड्स बोला जाता है। परचेज यानी जब माल खरीदा जाता है उसको परचेज बोलते हैं, जब माल बेचा जाता है उसको सेल्स कहते हैं। और जब खरीदा हुआ माल वापस आता है तो उसको मतलब वापस करते हैं हम, जब खरीदे हुए माल को क्या करते हैं वापस कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है। और अगर हमने जिसको माल बेच दिया यानी हमने क्या किया है, माल बेच दिया है, और अगर वो माल वापस आता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ये आप आसानी से समझ लेंगे, हमने बताया ना कि ये रूल नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब वो जैसे हमने 50,000 का माल खरीदा और 30,000 का माल बेच दिया तो बचा कितना, 20,000 का माल। तो जो 20,000 का माल बचा वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक। मतलब जो हम माल खरीदते हैं वो एक्चुअली स्टॉक ही होता है और धीरे धीरे उसमें से हम बेचते रहते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ क्या होता है, दायित्व होता है। यानी कि जब भी हम ऋण लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं तो वो क्या होता है, लायबिलिटी ही होता है। लेकिन लायबिलिटी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, हमने पहले भी बताया। एक होता है आपका लोन्स लायबिलिटीज़ यानी कि फिक्स लायबिलिटी उसको, तो जब हम लंबे समय के लिए लोन लेते हैं यानी कि बैंक से लोन लेना, सिक्योर्ड लोन लेना, अनसिक्योर्ड लोन लेना, तो ये जो लोन होते हैं ये हम 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लेते हैं लंबे समय के लिए। तो ये होती हैं फिक्स लायबिलिटी, होती तो लायबिलिटी ही है। और जो करंट लायबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, यानी करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व, जो हम 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 5 दिन में, 10 दिन में चुका देते हैं वो करंट लायबिलिटीज होती है। होता लायबिलिटीज ही है। तो लायबिलिटीज यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ आपके समझ नहीं आती है उस टॉपिक का नाम डाल करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं और संडे को हम लाइव सेशन में आपके वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। उसके बाद असेट्स कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। स्थायी संपत्ति यहाँ पर यानी फिक्स्ड असेस्ट, और एक अस्थायी संपत्ति यानी कि करंट असेस्ट। तो फिक्स्ड असेस्ट वो होती है जो स्थायी रूप से होती है, जैसे कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी कोई भी। और करंट असेस्ट चालू संपत्ति, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गई, पैसा बैंक में जो जमा होता है, स्टॉक हो गया। स्टॉक क्या होता है, तो जो हमने बताया ना, जो बिजनेस ट्रेडिंग वाले होते हैं तो वहाँ पर जो स्टॉक होता है, माल जो हमारे शॉप में रखा होता है बेचने के लिए, तो वो भी तो हमारी संपत्ति होती है, लेकिन वो करंट असेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कब बिक जाए। तो ये होता है करंट असेस्ट। डेबिटर्स क्या होते हैं, तो हमने बताया ना, डेबिटर्स वो होते हैं जिनको हम पैसा उधार देते हैं, तो वो भी तो हमारी संपत्ति ही होती है। डेबिटर्स वो हमारे डेबिटर्स कहलाते हैं। पूरा नाम सन्ड्री डेबिटर। और
क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हम उधार लेते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं और जिनको उधार देते हैं वो डेबिटर्स होते हैं। क्रेडिटर और डेबिटर ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि क्रेडिटर क्या होता है और डेबिटर क्या होता है, डेफिनेशन सहित आपको अच्छे से समझना है। और बाकी आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझते हैं क्या होता है। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी होती है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, माल को खरीदा जाता है। तो जैसे अभी हम एलएमपी से बिलोंग करते हैं, यानी लखीमपुर में रहते हैं, और हमने क्या किया, लखनऊ से 10,000 रुपये का माल खरीदा। हमने क्या किया, लखनऊ से 10,000 रुपये का माल खरीदा। तो 10,000 का अगर माल खरीदा है तो लखनऊ से उसको लखीमपुर लाने में हमारा 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज खर्च हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम माल को टोटल 10,500 का कर देंगे। कितने का कर देंगे, 10,500 की। तो अब ये माल की जो कीमत थी, लागत थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। किससे? क्योंकि ये 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का हमारा खर्च हो गया। अब सपोज कीजिए हमें इस पर जो 10,000 का हमने माल खरीदा है, इसे हम बेचेंगे 11,000 का। कितने का बेचेंगे, 11,000 रुपये का। मतलब 11,000 का नहीं बेचेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें 1,000 रुपये इनकम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमें। इसके ऊपर क्या चाहिए, 1,000 रुपये प्रॉफिट। तो अगर ये 10,500 इसकी लागत है तो हम माल को कितने का बेचेंगे, 11,500 रुपये का बेचेंगे। और 11,500 रुपये का बेचेंगे तो इसमें हमारा 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी इनकम हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ये नहीं हुआ होता, सपोज करते हैं, तो हम माल कितने का बेचते, तब हम माल बेचते 11,000 का। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ 1,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए ना, तो ये हमारा 1,000 प्रॉफिट होता। तो अगर ये हम डायरेक्ट, ये इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये मतलब हमारे प्रॉफिट या लॉस पर, यानी इनकम और एक्सपेंसेस पर कोई भी बर्डन नहीं डालते। बर्डन नहीं डालते मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी 1,000 रुपये तब प्रॉफिट यानी इनकम तब भी होगा जब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं होगा, और 1,000 रुपये हमारा तब भी होगा जब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा तो हम माल को महंगा बेचेंगे, और नहीं होगा तो हम माल को सस्ता बेचेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ना ही बिजनेस को, प्रॉफिट को कम करते हैं और ना ही घटाते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को घटा देते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए हमारा जो है अगस्त महीने की 5,000 रुपये इनकम हुई। ये इनकम है, ध्यान रखना, 5,000 रुपये क्या हुई हमारी, ये इनकम हुई। और हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। जैसे पता है कि बिजनेस में इनकम भी होती है तो एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो मान लीजिए 1,000 रुपये हमने सैलरी दे दी और 2,000 रुपये हमने क्या दे दिया, रेंट दे दिया। तो अगर 2,000 रुपये रेंट दे दिया, 1,000 रुपये हमने वर्कर को सैलरी दे दी, तो टोटल खर्चा कितने का हुआ, 3,000 रुपये का। और इनकम कितनी हुई, 5,000 रुपये की। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपये का, क्योंकि हम इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया 2,000 रुपये का प्रॉफिट। अब सपोज कीजिए कि ये खर्चा नहीं होता, मान लेते हैं कि रेंट हम नहीं देते, हमारी खुद की बिल्डिंग है, रेंट नहीं देना पड़ता है, तो हमारा कितना खर्चा हुआ, सिर्फ 1,000 रुपये का। तो अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये का। हो गया कि नहीं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट घट गया कि नहीं घट गया। अगर यहाँ पर ये रेंट हम नहीं देते हैं तो 4,000 का प्रॉफिट होता है, और अगर रेंट देते हैं तो ये 2,000 का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, ये ना तो घटाते हैं ना तो बढ़ाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को। तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होती है, इनकम। तो हम इनकम को, हमने बताया था इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। तो गुड्स या सर्विस, यानी गुड्स यानी माल बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो, दोनों से जो पैसा मिलता है मार्केट में सेल करने पर, उसे हम रेवेन्यू लिखते हैं टैली में या फिर कहते हैं। फिर इनकम, तो इनकम भी हमारी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो डायरेक्टली हमें मिलती है। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर माल को बेचा जाता है, 50,000 का माल खरीदा और 60,000 रुपये का बेच दिया, तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये का इनकम हुआ, ये कौन सा होगा, डायरेक्ट इनकम होगा। समझ गए ना। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, तो इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जैसे डिस्काउंट मिल गया कहीं, या फिर इंटरेस्ट ब्याज मिल गया, या फिर इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कस्टमर जो है वो हमसे माल उधार ले गया, हाँ, वो हमसे 5,000 रुपये का माल जो है उधार ले गया, और उसने कहा कि हम 3 दिन के बाद में आपका ये उधार चुका देंगे, यानी पेमेंट कर देंगे। लेकिन हमने भी एक शर्त रख दी कि अगर आपने 3 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद में आपका इंटरेस्ट जुड़ेगा, यानी ब्याज जुड़ेगा। अब मान लेते हैं उसने 3 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो अगर उसने 3 दिन में पेमेंट नहीं किया है
तो मान लेते हैं उसने 1 महीने बाद पेमेंट किया, तो 1 महीने बाद अगर पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम। अब वो परसेंटेज जो भी हो, हम मान लेते हैं कि उसने 5,000 रुपये लिए थे और टाइम पे नहीं लौटा पाया, इसलिए 500 रुपये हमने इंटरेस्ट लगा दिया, यानी ब्याज लगा दिया। तो टोटल कितना हो गया? 5500 रुपये हो गया। तो ये जो 5500 रुपये में 500 रुपये है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस टाइप की जो इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो बिजनेस में क्या होता है, दोनों तरीके की इनकम हो सकती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। उसके बाद है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट यानी कि जो छूट मिल जाती है। तो डिस्काउंट 2 प्रकार के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि जब हम कुछ सामान खरीदते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम कपड़े खरीदने गए, गारमेंट्स कपड़े खरीदने गए, और वहाँ पर उसने शर्ट की कीमत बताई 500 रुपये। तो शर्ट की कीमत अगर 500 बताई है, उसके बाद उसने 100 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट को समझिए। ट्रेड डिस्काउंट तो समझ में आ गया। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट में ये होता है कि मान लेते हैं कि हमने 5,000 रुपये का माल उधार खरीदा। 5,000 रुपये का माल हमने क्या किया? उधार खरीदा। और हमने उससे कहा कि हम आपको 1 महीने में पेमेंट कर देंगे। कितना? 1 महीने में आपका हम पेमेंट कर देंगे। तो अगर आपने 1 महीने बाद पेमेंट किया, तब तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जुड़े, यानी उल्टा आपको देना पड़े ब्याज। लेकिन अगर 1 महीने से पहले ही आप पेमेंट कर देते हैं, मतलब आपने 2-3 दिन में ही पेमेंट कर दिया, तो वहाँ पर हो सकता है मे भी कि आपको वो जो शॉपकीपर है वो आपको डिस्काउंट दे दे, आपसे कहे कि आपने बहुत ही जल्दी पेमेंट कर दिया है, इसलिए आपको 5,000 नहीं बल्कि 4500 ही पेमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पर ये जो 500 रुपये हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा, यानी पैसों में कुछ कमी हो गई। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो इंस्टेंटली तुरंत हो जाता है जब आप माल खरीदते हैं, और कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप पैसा देने जाते हैं और वहाँ पर कोई डिस्काउंट हो जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे। फिर उसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स होता है आपका डूबत ऋण। डूबत ऋण मीन्स कि मान लेते हैं आपने बिजनेस में किसी को 5,000 रुपये का उधार दिया और उसने वापस नहीं चुकाया। तो अगर उसने वापस नहीं चुकाया तो आप क्या करेंगे फिर? अब नहीं चुकाया तो नहीं चुकाया, तो वो आपका जो 5,000 रुपये होता है वो आपका बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। बैड डेब्ट्स कहलाएगा, यानी कि वो आपका डूबत ऋण, यानी वो आपका पैसा डूब गया, जिसको हम एक्सपेंसेज में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स में डाल करके एक्सपेंसेज में ट्रांसफ़र कर देंगे कि वो एक खर्चा माना जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? लेन देन। तो जब भी हम लेन देन करते हैं वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। इसको आप डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि टैली में हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये आपका बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वाउचर ट्रांजेक्शन। वाउचर ट्रांजेक्शन यानी हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन होता है, यानी राम ने 50,000 रुपये का माल खरीदा, ये मान लेते हैं क्वेश्चन है। तो जो ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं कि माल डिसाइड करते हैं कि खरीदा गया, बेचा गया, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस पहलू पर यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और उसके बाद हम अगला नंबर जो होता है हम लेज़र बनाते हैं। कंप्यूटर में क्या करते हैं? लेज़र क्रिएट करते हैं। तो जब हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो अगले नंबर पे हम क्या करते हैं? देखते हैं कि वो जो लेज़र हम बना रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। या फिर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है या फिर रेवेन्यू है। तो ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं तो लास्ट में हमारा जो पूरी एंट्री हम कंप्लीट इसी तरह से कर देते हैं। इसी तरह से एक एंट्री की यहाँ तक पूरी प्रोसेस हुई, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और 1 महीने की एंट्री कर दी। फिर हमें ट्रायल बैलेंस यानी रिपोर्ट जाननी है। ये ट्रायल बैलेंस क्या होती है? एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस किन चीज़ों से बनता है? इन्हीं सब चीज़ों से बनता है ट्रायल बैलेंस। और फिर आपका बैलेंस शीट किससे बनती है? तो बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी बनती है ट्रायल बैलेंस से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ये भी आपका बनता है ट्रायल बैलेंस से। और जो फाइनल निकल के आपके पास आती है वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये लास्ट रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जो होती है इससे पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कौन सी चीज़, कितनी संपत्ति, कितनी लायबिलिटीज किस रूप में कैसे है। और ट्रायल बैलेंस में हमें हर एक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट पता चलती है कि कौन कौन सी चीज़ें इस महीने हुई हैं, क्या क्या हरकत हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर समझाया गया है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक यहाँ पर ये कंपनी का ऑनर है, मान लेते हैं ये क्या है? टीचर है। ये क्या है? आपका टीचर है जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। और ये क्या है? कस्टमर। कस्टमर यानी कि ये क्या है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट क्या करता है? उसको पेमेंट, स्टूडेंट क्या करता है? पेमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है टीचर को पैसा देता है और टीचर क्या करता है? बदले में उसको सर्विस यानी पढ़ाता है। सिंपल। तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी यही प्रोसेस होती है, बिजनेस प्रोसेस इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बस इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। उसके बाद
अब यहाँ पर नीचे समझाया गया है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर होता है। कस्टमर क्या करता है, पहले डिमांड करता है मतलब बताता है कि हमें ये चाहिए। फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्वेंट्री बनाती है। इन्वेंट्री मीन्स उस माल को बनाती है, या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो माल को बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो वो क्या करेगी, मान लेते हैं शॉप की दुकान है कोई छोटी सी, तो वहाँ पर वो सामान ढूंढ के देगी। यानी इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, यानी कि इन्वेंट्री मीन्स होता है गुड्स यानी माल, ये आपका इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है। तो कस्टमर ने जो भी मांगा है वो स्टॉक से चेक किया जाएगा और कस्टमर को इस तरह से सेल कर दिया जाएगा, और जो सेल होगा वो कस्टमर को ही होगा। तो ये इस तरह से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा आपका चक्र चलता है इस टाइप से। जो उसके बाद है यहाँ पर बिजनेस प्रोसेसिंग ना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आती है, लेकिन अंतर इतना है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में माल को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर भी डिमांड होती है, यहाँ पर भी डिमांड होती है, लेकिन ये कस्टमर की डिमांड नहीं होती है, या फिर किसी की भी डिमांड हो सकती है। मतलब ये जो डिमांड होगी ये कस्टमर की भी हो सकती है, या फिर जो बड़े बड़े शॉपकीपर हैं उनकी भी हो सकती है, किसी की भी डिमांड हो सकती है। तो जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इन्वेंट्री प्लान करेगी। इन्वेंट्री प्लान करेगी मतलब गुड्स को यानी माल को कैसे बनाया जाए, उसमें कितने व्यक्ति लगेंगे, कौन कौन सा कच्चा मटेरियल लगेगा, कच्चा माल लगेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। उसके बाद में क्या करती है, वो कैपिटल मैनेज करती है। मतलब वो देखती है कि क्या इतना पैसा जितना हमारे पास डिमांड आई है क्या उतना पैसा हमारे पास है, और उसको वो मिला करके एक मतलब पूरा कंप्लीट माल जो है वो तैयार करती है। उसके बाद फिनिश्ड गुड मतलब वो माल तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, और उसको वो मार्केट में उतार देती है। तो ये होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इन्वेंट्री कंट्रोल जो है इसके बारे में हम जब कैश स्टडी 2 पढ़ेंगे तो हम एक बार आपको ये नोट्स फिर से समझा देंगे। तो आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको भी हम कैश स्टडी 2 में ही देख लेंगे, क्योंकि इसका भी अभी यूज़ नहीं है। तो आई थिंक आपके ये जो नोट्स हैं ये आपके पूरे कंप्लीट हमने करवा दिए हैं। इसमें जितनी चीज़ें अभी ज़रूरी हैं और बाकी चीज़ें हैं वो आपके हम करवाते रहेंगे आगे चल के। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपका, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका बेसिक फंडामेंटल्स में व्हाट इज टैली, व्हाट इज अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जनरल एंट्री, प्री डिफाइंड टैली ग्रुप और टाइप्स ऑफ वाउचर, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद में जो अगले वीडियो होंगे वो हम यहाँ पर टैली को डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ टैली, यानी टैली को डाउनलोड इंस्टॉल करना और टैली से रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। अब आने वाले कुछ वीडियोस में आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे प्रोजेक्ट पर। तो अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें आपके नोट्स और कुछ एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई हैं। तो इससे फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है आपका कि आपने समझ लिया है कि टैली क्या है और क्वेश्चन क्या होते हैं, टैली में जो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, और उनमें हम डेबिट, क्रेडिट, लेजर, अंडर और वाउचर कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपका काम ये है कि आप अपने आप से खुद से कुछ 15 से 20 क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करें। मतलब क्वेश्चन भी आपको अपने आप से ही लेने हैं और सॉल्व करने हैं। और अगली वीडियो में हम टैली को इंटरनेट से डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखेंगे और टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।